थोड़ा सा आप लोग पीछे आ जाए, या आप अपने मोबाइल साथ रख दो ना। जी ठीक है, जी ठीक है। बताएं जी, किसी का बाकी है? एक शख्स वो पीछे वाला है। चलें बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला कर दिया है कि 13 दिसंबर को जेल ट्रायल में वो जाएंगे और उसका जेल ट्रायल होगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आप सबके सामने, मीडिया के सामने, पिछली 2 तारीख़ों पे हमें कहा गया कि हम आपको दी जाने वाली रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की एंड लॉ मिनिस्ट्री की आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आर्गूमेंट्स होंगे और फिर फ़ैसला होगा कि हमने जेल ट्रायल की तरफ जाना है या नहीं जाना और क्या फ़ैसला करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की यकतरफा फ़ैसले को हम मुस्तरद करते हैं और बड़ी काबिल अफसोस बात है कि जब मीडिया के सामने एक फ़ैसला सुनाया गया कि हमें रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी और कहा गया कि आपने अप्लाई नहीं किया, आज अप्लाई करने की दरख्वास्त उनको दिखाई गई कि जनाब हमने 2 तारीख़ों पे अप्लाई कर रखा है। वो कहते हैं आप लेने नहीं आए। जब हमने अपने क्लर्क को बता दिया कि हम आपके पास 12 मरतबा आए हैं लेने के लिए और आपने हमें नहीं दी, ना आर्डर की कापी पिछली 2 तारीख़ों की, ना ही रिपोर्ट की कापी, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। और वो कह रहे थे कि नहीं हम मसरूफ़ थे कुछ और मामलात में। भाई अगर आप मसरूफ़ थे तो हमें बता दें हम किस जगह से लेने जाएं, क्या आपके घर लेने आएँ? ये अल्फाज भी हमने उनको कहे। लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि आज इलेक्शन कमीशन की कुर्सियां रखने के बावजूद आर्डर अनाउंसमेंट के लिए वो ख़ुद तशरीफ़ नहीं ले आए। एक एहलकार को भेज दिया गया कि जाएं जी हमारा आर्डर पढ़ के सुना दें। ये काबिल अफसोस बात है। अगर आपने इंसाफ का कत्ल इस अंदाज से करना है, अगर आपने भी सुने बग़ैर फ़ैसले करने हैं, अगर आपने भी यकतरफा फ़ैसलों को की एक रिवायत कायम करनी है, अगर आपने इंसाफ का कत्ल करना है, तो ये आइन की बालादस्ती नहीं है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। मैं ख़ुद इसमें हर तारीख़ में पेश होता रहा हूँ और मैंने कहा है कि मुझे रिपोर्ट्स दें, अगर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी है तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा है कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं है, हम उसकी कॉपी देंगे और उसके ऊपर आपके आर्गूमेंट सुनेंगे और फिर फैसला करेंगे। लेकिन ये यकतरफा फैसला हमें सुना दिया गया और बदकिस्मती से ये कोई पहला फैसला नहीं है इलेक्शन कमीशन का हमारे ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ या PTI के ख़िलाफ़ यकतरफा फैसला। आप इससे पहले देखिए जो इन्होंने तोशाखाना वाला केस में हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया पिछले साल, ये वो फ़ैसला है कि जिसके ऊपर यानी हमने तमाम मामलात, तमाम अकाउंट्स की तफसीलात हम इनको पहुंचा चुके हैं और टाइम बाद इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दे के उसको इलेक्शन कमीशन को उसके बाद कंप्लेंट भेज दी और वो आज तक किसी पार्टी लीडर के ख़िलाफ़ कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की जिन्होंने ना सिर्फ तोशाखाना से तहफ़ लिए, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए बल्कि गाड़ियाँ ली तोशाखाना से, जो कि एक जुर्म है। किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं सिवाय इमरान खान के। इसी तरह आप देखेंगे फॉरेन फंडिंग वाला केस सिवाय PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसला करने के, जबकि हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट आज से 5 साल पहले ये डिक्लेयर कर चुकी है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के अकाउंट्स अक्रॉस दी बोर्ड मुकम्मल तौर पर इकट्ठे आपने इनको डिटरमिन करना है और इनको चेक करना है। आज तक किसी के अकाउंट्स ना चेक किए हैं, ना ही किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है। सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा है कि किसी भी पार्टी के यानी PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को यकतरफा तौर पर कह दिया गया कि नहीं जी ये कानून के मुताबिक नहीं है, आप दोबारा कराएं। और दोबारा का टाइम कितना दिया? सिर्फ 20 दिन, जबकि इमरान खान पता है वो जेल में है और ये पता है कि आजकल हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। जो काम है इनका फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, वो ये नहीं कर रहे, जबकि वो सारे काम कर रहे हैं कि जिस तरीक़े से PTI को क्रश किया जा सके,
PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी जाए। PTI के ख़िलाफ़ हर वो फ़ैसला बड़े अफसोस से कहना पड़ता है जो ख़िलाफ़ आइन भी है और ख़िलाफ़ क़ानून भी है, वो फ़ैसला फरमा रहे हैं। सबसे बड़ा अगर आइनी इदारा जिसकी ज़िम्मेदारी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, अगर वो इतना बायस्ड होगा, इतना यकतरफे फ़ैसले करेगा, मीडिया के सामने यकतरफे फ़ैसले करेगा, तो काबिल अफसोस है कि फिर उसकी क्रेडिबिलिटी मशकूक होगी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जब उनके ऊपर तनकीद की जाती है तो वो कहते हैं ये तौहीन इलेक्शन कमीशन है। फिर आप देखा कि तौहीन इलेक्शन कमीशन का वाहिद मुकदमा है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ किया गया। अगर तौहीन इलेक्शन कमीशन अख्तियार है आपका, तो पिछले साल जिन्होंने आपको फंड्स नहीं दिए इलेक्शन कराने के लिए, आपने क्यों उनके ख़िलाफ़ नहीं किया? जिन्होंने आपको कहा कि हम आपका इलेक्शन नहीं होने देंगे 90 डेज़ में, आपने क्यों उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं, तो आपने नहीं कराए, और आपने बहाना ये किया कि जनाब हमारे पास फंड्स नहीं है, नफरी नहीं है, तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ख़िलाफ़ क्यों नहीं एक्शन लिया? तो तौहीन अगर की पावर आपके पास है, तो क्या सिर्फ ये इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के अलावा भी कोई इदारा या कोई शख्स है जिसके ख़िलाफ़ आपने इस्तेमाल करना है? मेरा ख़्याल है कि ये यकतरफा प्रोसीडिंग्स काबिल अफसोस बात है, और इस पर मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। आइन और क़ानून की बालादस्ती होनी चाहिए, ना कि आइन और क़ानून का दोहरा मेयार होना चाहिए। और इसके साथ आप देखेंगे सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने वो दरख्वास्त जो 11 महीने पहले हमने जमा कराई थी, यानी तोशाखाना के इस केस के ख़िलाफ़ जो हमने रिट पटिशन फ़ाइल की थी, और दूसरी रिट पटिशन हमने लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी, हमने यहाँ कहा कि हम वो एप्लीकेशन वापस लेना चाहते हैं। आज 11 महीने बाद वो एप्लीकेशन वापस करने की दरख्वास्त खारिज कर दी, जबकि दूसरे केस में मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जब नैब ने अपील फ़ाइल की और यहाँ आकर कहा कि हम अपील वापस लेना चाहते हैं, तो आधे मिनट के अंदर वो अपील वापस लेने की इजाज़त उनको मिल गई। क्यों? ये क्या? जब करप्शन होती है वो तो होती है स्टेट के अगेंस्ट, करप्शन तो होती है रियासत के अगेंस्ट, करप्शन तो होती है मेरा आपका पैसा खाया जाता है, उसको आप अपने मेरिट में डिसाइड करते, ना कि सिर्फ नैब की मिली भगत से नैब ने कहा आप अपील वापस लेना चाहते हैं तो आपने अलाउ कर दिया। जबकि हमारे वाले मुकदमे में हमने अनकंडीशनल कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में हमारा मैटर पेंडिंग है, हम आपसे कोई क्लेम नहीं मांगते, कोई रिलीफ नहीं चाहते, आप हमें वापस कर दें। वो कहते हैं हम आपको वापस नहीं देते। इसी तरह आपने देखा कि हमने तोशाखाना वाले केस में जब आके अप्लाई किया चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास कि जनाब हमारे जो गवाहान की फ़हरिस्त है वो पहले रेलिवेंट थी, बाद में उन्होंने इर्रेलेवेंट कर दी, हमारे गवाह ही नहीं आएंगे तो हम अपना केस कैसे साबित करेंगे? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपके केस में वज़न है, और नोटिस कर दिया अगले हफ्ते का, और साथ ही रख दिया कि कल की तारीख में इस केस का फ़ैसला भी कर दें एक दिन में। भाई जब आप नोटिस कर रहे हैं अगले हफ्ते के लिए हमारे गवाहान आने चाहिए, तो फिर आप अगले हफ्ते तक इसको ले जाएं, नहीं जी आज कल ही फैसला करते हैं। और न सिर्फ वो कहा, साथ ही उसी दिन ये भी फैसला कर दिया कि जनाब हुमायूं दिलावर मुतासिब जज साहब ये फैसला करके वो लंदन तशरीफ़ ले जाएं, और एक जज जो जा रहे थे उनको हटा के उनकी जगह पे इनको भेज दिया। यानी मैनिपुलेट करके अगर आपने इस तरह फैसले लेने हैं तो ये बड़ी काबिल अफसोस बात है। फिर 9 मई को क्या हुआ? 9 मई को ये इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार आपको बता रहा हूँ। 9 मई को रियासती दहशत गर्दी के ज़रिए इमरान खान को किडनैप किया गया, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, शीशे तोड़े गए, वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया, CCTV फुटेजेस उठा के ले गए और कहा कि जी नैब के वारंट ऑफ अरेस्ट की एग्जीक्यूशन करानी है। और वारंट ऑफ अरेस्ट के लिए जब बुलाया गया नैब को, कि उनका तो कोई बंदा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि जनाब हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भेज दिया था। जब इंटीरियर सेक्रेटरी को बुलाया गया उन्होंने कहा हमारे तक तो कोई लेटर ही नहीं पहुंचा। फिर सवाल यहाँ ये पैदा होता है, वो रेंजर्स किस की इजाज़त और किस की मर्ज़ी से और किस के हुक्म से इमरान खान को गिरफ़्तार करने आए थे?
लेकिन रात को फैसला ये आया कि जनाब नहीं, ये तरीक़ा कार तो गलत था लेकिन गिरफ्तारी दुरुस्त है और जायज़ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़ी डिटेल रीजनिंग के साथ कहा कि नहीं, ये टोटल गलत है, गैर आइनी है और गैर कानूनी है, और जिसके ऊपर हम कहेंगे एक काइंड ऑफ चार्जशीट बना दी गई चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ख़िलाफ़। फिर आप यहीं तक काम महदूद नहीं रहा। आज से तकरीबन 10 महीने पहले साजिद नामी पटिशनर ने एक पटिशन फाइल की है जिसमें कहा गया है कि जनाब टेरियान वाले इशू पे इनको नाअहल किया जाए इमरान खान को। उसके ऊपर एतराज़ हुआ आमिर फारूक साहब के ऊपर। उन्होंने कहा ठीक है, हम 3 मेंबर बेंच बना देते हैं। 3 मेंबर बेंच बनता है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, अरबाब ताहिर साहब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब। और आमिर फारूक साहब अपना फैसला देते हैं हमारे अगेंस्ट। 2 जज साहबान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और अरबाब ताहिर साहब फैसला देते हैं हमारे हक़ में। जजमेंट फाइनल हो जाती है, वो वेबसाइट पे आ जाती है। वेबसाइट पे आने के बाद एक दिन बाद प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ये कहा जाता है कि हम नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जबकि ये हो नहीं सकता आइन के मुताबिक। और आज तकरीबन 8 महीने गुजरने के बावजूद वो जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली। ये जुडिशल मिसकंडक्ट है, ये तरीक़ा कार नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपने देखा साइफर वाले केस में जब जेल ट्रायल का हुक्म हो गया, ये उसी तरह का हुक्म है जिस तरह आज इलेक्शन कमीशन ने फरमाया है। आमिर फारूक साहब ने कहा बिल्कुल जेल ट्रायल दुरुस्त है। जब वो जेल ट्रायल वाले आर्डर को चैलेंज किया डिवीजन बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन और जेब की सरबराही में, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये टोटल गलत है। जेल ट्रायल और ओपन कोर्ट ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, लेकिन वो उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह कोई भी केस आज तक ऐसा नहीं है जो आमिर फारूक साहब ने इनकार किया हो। इसके बावजूद कि हमने बारहा उनको लिख के दिया है कि आप हमारे केसेस ना सुने और आप फैसला ना करें। देखें, अगर इंसाफ के निज़ाम के ऊपर से लोगों का एतमाद उठ जाए तो फिर अफरा तफरी होती है, फिर इंतशार होता है, फिर बददिली होती है, फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है, फिर मायूसी होती है, और उसका नुकसान ये होता है कि ये वाहिद एक एतमाद का इदारा होता है, वो है इंसाफ का निज़ाम। जिस मुल्क से इंसाफ उठ जाए, यानी वो हज़रत अली का कौल आप सामने रखें, कहा गया कि कुफ्र के निज़ाम के साथ तो मुआशरा कायम रह सकता है, लेकिन जुल्म के साथ नहीं रह सकता। इंसाफ की ज़िद जुल्म है। आज जो कुछ हो रहा है, चादर चार दीवारी की पामाली हो रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दिया जा रहा। जब मैंने यहाँ बारहा कहा इलेक्शन कमीशन को कि हमें कोई वर्कर कन्वेंशन की भी इजाज़त नहीं है, जहाँ हम वर्कर कन्वेंशन करते हैं अगले दिन पर्चा हो जाता है, सेम डे पर्चा हो जाता है, जबकि पूरे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जलसे करने की इजाज़त है। हमारे लोग आज भी उठाए जा रहे हैं, आज भी अदालतों में नहीं पेश किया जा रहा। आज भी हमारे कई दोस्त उठाए गए हैं, पिछले 2-3 दिन पहले आज पटिशन फाइल कर रहे हैं यहाँ। तो बात यह है कि अगर इस तरह ये इलेक्शंस की तरफ आप जा रहे हैं, आज इस जबर और खौफ की फ़िज़ा में, जब आपकी एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि फेडरेशन की अलामत है PTI, आज 90% अवाम इमरान खान और PTI के साथ खड़ी है, अगर आप उसको इजाज़त नहीं देते कि वो इलेक्शन में जाएं, अगर आज आप उनको ये इजाज़त नहीं देते कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, तो मुझे बताएं इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर या इस इलेक्शन के ऊपर एतबार कौन करेगा? फिर इस सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म कैसे करेंगे? फिर क्या आप माशी मसाइल को हल कर पाएंगे? क्या आप मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी को एट स्टेक नहीं लगा रहे? क्या आप इस मुल्क की जड़ें खोखली नहीं कर रहे? क्या आप अपने इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम को, जो इस वक्त माशी तबाही के दहाने पे पहुंचा चुके हैं, क्या उसको आप मज़ीद बढ़ोतरी नहीं दे रहे, ना कि उसमें कमी लाएंगे? देखें, इलेक्शन होते हैं सियासी इस्तेहकाम की खातिर, इलेक्शन होते हैं ताकि कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए जो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो लोगों के मसाइल को हल कर सके। लेकिन लोगों के मसाइल वो कैसे हल करेंगे? आज आपकी सिचुएशन ये है कि जिस वक्त कोरोना के बावजूद
इमरान खान की हुकूमत लास्ट टाइम ख़त्म हुई थी 6.1%, 6.1 या 6.2% GDP थी, लेकिन उसके बाद आज सिचुएशन आपकी ये हो चुकी है, गरीब आदमी को खाने को नहीं है, गरीब आदमी को बिजली का बिल देने के पैसे नहीं हैं, गरीब आदमी के पास आज ये सिचुएशन है कि अगर बिजली का बिल देता है तो वो बच्चों की फ़ीसें अदा नहीं कर सकता, और आपकी जो फ़ॉरेन कंपनीज थी वो सारे अपना कारोबार बंद करके जा चुकी हैं, और जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपना काम नहीं कर रहा, क्योंकि 16 रुपये जो बिजली का यूनिट था आज 70 रुपये से ज़्यादा चला गया है। आज जो सूद की है 22% या 25% तक पहुंचा दिया है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता इंडस्ट्री लगाना। ये इस बदतरीन हालत में इस मुल्क के मसाइल को हल करने का वाहिद हल ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, और अगर ये नहीं कराएंगे तो उसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारे 25 करोड़ आवाम को होगा, और हम ये अब अफोर्ड नहीं कर सकते इन एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स को। कभी किसी ने धमकियां नहीं दी। हम अगर इंसाफ का तकाजे की आज बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि आप मुनसिफ की कुर्सी पे बैठ के नाइंसाफ़ी अगर करेंगे तो ये गलत है। मुनसिफ की कुर्सी पे बैठ के अगर आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो ये गलत है। ना हम धमकी देने के कायल हैं, ना हम धमकियां देते हैं, लेकिन हम इंसाफ मांगते हैं। लेकिन मुनसिफ को मुनसिफ होना चाहिए, ना कि वो पार्शल अगर हो जाएगा तो वो फिर मुनसिफ की कुर्सी पे बैठने का अहल और हकदार नहीं होता। शुएब शाहीन साहब, ये बताइएगा, आपने इलेक्शन कमीशन को आज चार्जशीट दे दी है, अब आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद नहीं है, इस सारे मामले में अब नेक्स्ट आपका क्या स्टेप होगा सर? देखें, हमें इलेक्शन कमीशन पे पहले भी एतबार नहीं था, आज भी एतबार नहीं है, और उनका किरदार, उनका कंडक्ट ये साबित करता है कि जो हमारे इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, पूरा मीडिया कह रहा है, पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं। लिहाजा हम ये मुतालबा करते हैं कि एक तरफ तो आप इमरान खान के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं, दूसरी तरफ आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देने को तैयार नहीं हैं। हमने बारहा यहाँ दरख्वास्तें दी हैं कि हमें वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इन्होंने किसी जगह इंटरफेयर नहीं किया। आज इलेक्शन का शेड्यूल हो चुका है, क्या इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है जो लोग उठाए जा रहे हैं उनके बारे में पूछें? क्या इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है ये पूछें कि क्या इलेक्शन कमीशन ये पूछे कि जनाब आप केयर टेकर जो बैठे हुए हो, जो जुल्म व तशद्दुद बर्बरियत कायम कर रहे हो, ये नाइंसाफ़ी है, ये गलत है, क्या इनकी ये ज़िम्मेदारी नहीं है ये पूछें कि वर्कर कन्वेंशन करने की क्यों आपको इजाज़त नहीं है, क्यों आपको जलसे करने की इजाज़त नहीं है? ये एक पार्टी को क्रश करने का और डिसमेंटल करने का जो तरीका है वारदात लंदन प्लान के ज़रिए शुरू हुआ था, आज उसको बंद किया जाए। और अगर इसके ऊपर ये नहीं पूछते हैं बल्कि ये भी उसी का हिस्सा बन जाते हैं और जा कर के ये भी जेल ट्रायल में उसी तरह करते हैं जो कुछ के नीचे हुमायूं दिलावर ने किया था, तो जिस तरह जस्टिस आमिर फारूक साहब कर रहे हैं, तो फिर हमें काबिल अफसोस हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि फिर ये उसी तर्ज पे चल रहे हैं जिस तर्ज पे हमें ये चाहिए कि ये आइन और क़ानून की बालादस्ती की बजाय उसके बरक्स काम कर रहे हैं। भाई, हमारे चेयरमैन इमरान खान थे, हैं और रहेंगे, और वही अभी भी फैसले करेंगे, लेकिन स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर। और इस साजिश के तहत, जो साजिश मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है, जो सारी साजिशें हमारे ख़िलाफ़ जा रही हैं, उस साजिश को अवॉइड करने के लिए हमने टेम्परेरी अरेंजमेंट के तौर पर अपना चेयरमैन मुंतखब किया है, ताकि हमें बल्ले के निशान से महरूम ना किया जाए। फॉर दैट पर्पज़ हम ये कर रहे हैं। ये हम तो नहीं कर रहे, हम तो अपनी एनर्जी बचा के इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। हमें वो क्या कहते हैं, हम तो कंबल को छोड़ना चाहते हैं, कंबल हमें नहीं छोड़ता, हमें इलेक्शन कमीशन ही नहीं छोड़ता। पिछली तारीख पे कहा गया था 6 दिसंबर तारीख है, 6 की बजाय बगैर कहे 30 नवंबर तारीख रख दी गई। उस दिन मुझे कहा कि जी हम आपको सारे ये रिकॉर्ड देंगे, उसके बाद बहस सुनेंगे, फिर फैसला होगा। ना रिकॉर्ड दिया, ना बहस सुनी, फैसला पहले आ गया। और फैसला भी आकर के उनके किसी अहलकार ने सुना दिया, बजाय इस बात के इलेक्शन कमीशन आता, वो फेस करता, हम कम से कम उनसे सवाल जवाब करते।
دیکھیں تحریک آلریڈی شروع ہو چکی ہے. تحریک یہ ہے کہ آج بندے بندے کے تمام 90% عوام کے دلوں میں بستا ہے وہ عمران خان. ان کے دلوں میں ہے آج پی ٹی آئی. آج ہماری تحریک اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے. تحریک ہماری یہ ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے. آپ الیکٹرانک میڈیا پہ جتنی پابندیاں آپ لگا سکتے تھے لگائیں. صرف 1.5 سال یہ جب سے وہ جیل میں گئے ہیں صرف آپ کے 3-4 بندوں کو صحافیوں کو ملنے کی اجازت ملی اس دن جیل میں. اور وہ بھی کیا، نہ کیمرہ لے جا سکتے ہیں، نہ موبائل لے جا سکتے ہیں، نہ قلم لے کے جا سکتے ہیں، نہ کاغذ لے کے جا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے، وہ آتے ہیں باہر آ کر کے رپورٹ کرتے ہیں، پیمرا کا اسی دن نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ آج کے بعد کوئی کسی قسم کی کوئی گفتگو نشر نہیں ہوگی. عمران خان پہ جس طرح کی پابندی ہے، میں ترجمان ہوں، سینٹرل ترجمان ہوں، میرے اوپر پچھلے 1 مہینے سے پابندی ہے. میں کسی پروگرام میں نہیں آ سکتا. اگر یہ آپ کا میڈیا کی آزادی ہے، یہ آپ کے بنیادی حقوق ہیں. دراصل کاغذوں میں بنیادی حقوق موجود ہیں لیکن حقیقت میں معطل ہیں. کاغذوں میں آئین موجود ہے لیکن معطل ہے. کاغذوں میں جمہوریت ہے لیکن اس کا تماشا کیا جا رہا ہے لیکن جمہوریت نہیں ہے. چلیں بس کریں. میں نے آپ کو واضح بتا دیا، ہم نے سازشوں سے ہوشیار رہنے کے لیے، ہم نے لیگل فارمیلٹیز کے لیے ہم نے گوہر صاحب کو منتخب کیا ہے. وہ ہمارے چیئرمین ہیں اور وہ نوٹیفائی کریں گے جو جو نوٹیفیکیشنز کی ضرورت ہوگی. لیکن ہمارے سپریم کمانڈر، سپریم لیڈر ہمارے وہ عمران خان صاحب ہیں. تھینک یو.